कहानी की शुरुआत में हमें डैरेन नाम करके एक बच्चे को दिखाया जाता है। सुबह उठने के बाद वो अपने सपनों के लिए 5 किलोमीटर भागता है। उसके पिता का नाम जेवियर है और वो अपने बेटे के खातिर काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं। उन्होंने अपने बेटे के खातिर नियम और कायदे बना करके रखा है और उस नियम कायदे पर डैरेन को हर दिन चलना पड़ता है। डैरेन को अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना है उसकी पूरी लिस्ट उसके पिता बना करके रखे हैं। वो हर दिन एक नए माइलस्टोन को पूरा करता है ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। मेडल्स को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि डैरेन पढ़ाई में भी काफी अच्छा है। हार्वर्ड नाम करके एक यूनिवर्सिटी है जो कि काफी फेमस यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में हर साल 100 में से सिर्फ 6 ऐसे बच्चे होते हैं जिनका दाखिला उस यूनिवर्सिटी में हो पाता है। जेवियर भी अपने बेटे का दाखिला उसी यूनिवर्सिटी में करवाना चाहता है ताकि वो प्राउड फील कर सके। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो काम वो अपने बेटे से करवा रहे हैं वो उस चीज को करना चाहता है या नहीं करना चाहता। खैर, जब डैरेन स्कूल आता है तब उसकी मुलाकात उसके दोस्तों से होती है। आज स्कूल का आखिरी दिन था। इसके बाद ये लोग कॉलेज में शिफ्ट होने वाले थे। यहाँ पर जो सैम था वो अपने दोस्तों को बताता है कि आज एक कॉन्सर्ट होने वाला है। उस कॉन्सर्ट में बिग शॉन आने वाला है। दरअसल बिग शॉन एक काफी फेमस रैपर है, उसे ये लोग काफी पसंद करते हैं, तो इसीलिए सभी दोस्त उस कॉन्सर्ट में जाना चाहते थे। लेकिन डैरेन को इस बात का डर था कि उसके पिता जाने नहीं देंगे, इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि अगर मेरे पिता हाँ बोलेंगे तभी मैं कॉन्सर्ट में आ सकता हूँ। घर पर जब डैरेन के पिता स्कूल की रिपोर्ट चेक कर रहे थे तो इस बीच उस कॉन्सर्ट के बारे में वो अपने पिता से बात करता है। वो कहता है कि स्कूल की तरफ से कुछ प्रोग्राम है, इसलिए रात के समय में उसे जाना होगा। उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, लेकिन 11 बजे से पहले चले आना। अब तीनों दोस्त मिल करके उस कॉन्सर्ट में जाते तो हैं लेकिन थोड़ा लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से गेट बंद हो जाता है और ढेर सारे लोग अंदर नहीं जा पाते हैं। लेकिन इन तीनों दोस्तों को अंदर जाना था, इसीलिए डैरेन जैसे तैसे करके पीछे की तरफ से एक रास्ता बना लेता है। उस रास्ते के जरिए ये सभी लोग अंदर तो जाते हैं लेकिन गेट बंद था। उसी वक्त डैरेन को ऊपर के साइड में एक लड़की दिखाई देती है। जब डैरेन उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम भी कॉन्सर्ट की तरफ से हो, तो वो लड़की हाँ में जवाब देती है। डैरेन कहता है कि मेरे दोस्त को आंख की प्रॉब्लम है, वो नीचे से नहीं देख पाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हम तीनों को ऊपर ले लो ताकि हम भी ऊपर की तरफ से शो को देख पाएं। इस पर वो लड़की कहती है कि ठीक है, लेकिन हर एक के $60 लगेंगे। उसी वक्त दोस्तों यहाँ पर बॉडीगार्ड आ जाता है जो इन सभी को देख लेता है। वो बॉडीगार्ड उस लड़की को भी देख लेता है। दरअसल वो लड़की कॉन्सर्ट की तरफ से नहीं थी, बल्कि वो भी चोरी चुपके अंदर गई थी शो देखने के लिए। फाइट के दौरान गार्ड डैरेन को मारने वाला था, लेकिन उसी वक्त वो लड़की उस गार्ड को किसी सामान से मारती है और डैरेन को बचा लेती है। जब वो लड़की यहाँ से भाग करके जा रही थी तब डैरेन उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिसके बाद वो लड़की अपना नाम इजाबेल बताती है। इतना कहने के बाद इजाबेल यहाँ से चली जाती है और फिर ये तीनों दोस्त भी यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब रात के समय में डैरेन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई कर देता है। अब देखना ये था कि उस यूनिवर्सिटी में उसे दाखिला मिलता है या नहीं। फॉर्म अप्लाई कर देने के बाद वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जा करके इजाबेल को ढूंढने लगता है। वो काफी समय से इजाबेल को ढूंढता है लेकिन उसे एक भी फोटो इजाबेल की नहीं दिखाई देती है। फोटो को ढूंढते ढूंढते वो सो जाता है और अगले दिन सुबह उठने के बाद वो फिर से दौड़ने के लिए निकल पड़ता है। सुबह में जब वो दौड़ रहा था तभी अचानक से उसे रेस्टोरेंट में कुछ दिखाई देता है। को देखने के बाद वो अपने दोस्तों को भी यहाँ पर बुला लेता है। दरअसल उसने रेस्टोरेंट में इजाबेल को देखा था और वो अपने दोस्तों को इसलिए बुलाता है ताकि वे लोग उसकी इजाबेल से बात करवाएं। जब ये तीनों लोग अंदर जाते हैं तो इजाबेल इन्हें देखते ही पहचान लेती है। डैरेन तो बोल नहीं पाता है, इसलिए उसके दोस्त लोग आकर के कुछ सामान ऑर्डर करते हैं। सामान को लेने के बाद डैरेन टिप दे रहा था। टिप देने से पहले इजाबेल कहती है कि टिप मत देना वरना मुझे गाना गा के सुनाना होगा। यह सुन करके डैरेन कहता है कि तो फिर मैं तुम्हारा गाना सुनना चाहूंगा। इसके बाद वो जैसे ही टिप देता है तो बाकी के सभी कर्मचारी आ करके एक साथ मिल करके गाना गाने लगते हैं। गाना खत्म हो जाने के बाद जब जाने की बारी आती है तो डैरेन एक बार फिर से टिप दे देता है। वो दोबारा फिर से गाना सुनना चाहता था लेकिन इस बार इजाबेल थोड़ा सा ब्रेक ले लेती है। इजाबेल को जाता हुआ देख करके डैरेन एक गाना गाने लगता है और ये गाना रैपिंग स्टाइल में था। इस गाने के जरिए वो इजाबेल से डेट के लिए पूछता है। जब इजाबेल कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी तो वो फिर से टिप देने के लिए जा रहा था। उसी वक्त इजाबेल कहती है कि ठीक है, टिप मत दो, मैं 10 बजे के बाद फ्री हो जाऊंगी। रात के समय में 10 बजे से पहले
डैरेन अपनी कार ले करके उसका बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन इजाबेल कार में न जा करके पैदल ही घर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि इजाबेल का घर बहुत पास में ही था। जब ये दोनों रास्ते से बात करते हुए जा रहे थे तो उसी वक्त यहाँ पर फिल आता है। असल फिल ना तो लड़का है ना तो लड़की है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिल के चले जाने के बाद इजाबेल बताती है कि वो उसका केयर टेकर है। इस तरह बात करते करते इजाबेल घर पर आकर के पहुंच जाती है। जब इजाबेल घर के अंदर जा रही थी तो डैरेन उससे कहता है कि मैं कल एक बार फिर से तुमसे मिलना चाहता हूं, मुझे तुम्हारे साथ डेट पर जाना है और कुछ अच्छा सा खाना है। जिसके बाद इजाबेल उसे एक टाइम बताती है और उस टाइम पर उसे आने के लिए कहती है। लेकिन दोस्तों जब डैरेन घर जाता है तब उसे मालूम चलता है कि उसके पिता ने भी उसे एक फंक्शन में इनवाइट किया है और उसे उस फंक्शन में आना बहुत जरूरी है। डैरेन कहता है कि ठीक है, मैं टाइम से पहले आ जाऊंगा। अब उस फंक्शन में जाने से पहले वो इजाबेल के साथ डेट पर आ जाता है। वो बार बार घड़ी को देख रहा था क्योंकि उसे अपने पिता के फंक्शन में भी जाना था। खैर अब इधर डैरेन इजाबेल से कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। जब इजाबेल ये सुनती है तो वो डैरेन को लेकर के अपनी लोकेशन पर जाती है जहाँ वो अक्सर बैठ करके खाना खाती है। खाने के दौरान जब इजाबेल डैरेन से पूछती है कि आजकल तुम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो, तब डैरेन बताता है कि मेरे पिता मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं। वो यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर आती है और उसमें दाखिला करवाना तो बहुत मुश्किल है। इजाबेल कहती है कि कभी तुमने सोचा है कि तुम्हें क्या करना है और तुम चाहते क्या हो? तुम बस अपने पिता की बात मानते हो, रूल को फॉलो करते हो, वो जैसा कहते हैं तुम वैसा करते हो, बिल्कुल एक रोबोट की तरह, जिस तरीके से रोबोट से सब कुछ कह करके करवाया जाता है। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो और उस पर काम करो। जिंदगी बहुत छोटी है। मैं आज तक स्कूल नहीं गई क्योंकि मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर दोस्तों इधर जो डैरेन के पिता थे वो काफी समय से उसका इंतजार कर रहे थे। इजाबेल के साथ वक्त बिताने के बाद वो भाग करके फंक्शन में आता है। दरअसल यहाँ पर एक प्रोफेसर थे और उन्हीं से डैरेन को मिलना था। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम कर चुके हैं, तो इसीलिए सोर्स सिफारिश करके वो डैरेन का दाखिला उस यूनिवर्सिटी में करवा सकते हैं। खैर दोस्तों अब डैरेन इजाबेल के साथ में डेट करने लगा था। वो हर दिन उसके साथ अलग अलग जगह पर जा करके उसके साथ वक्त बिताता था, लेकिन एक भी दिन उसे इजाबेल के घर के अंदर जाने का मौका नहीं मिला। खैर दोस्तों एक दिन जब वो इजाबेल के साथ रोड पर घूम रहा था तो इस बीच उसके पिता कार में बैठे हुए थे जो कि डैरेन को देख लेते हैं। तो इसके बाद जब डैरेन घर आता है तब उसके पिता उससे पूछते हैं कि आखिर वो है कौन। डैरेन बताता है कि बस वो मेरी एक दोस्त है। जिसके बाद उसके पिता कहते हैं कि देखो बेटा, इन सब से माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, वैसी लड़कियों का कोई भविष्य नहीं होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने गोल पर फोकस करो। एक प्रकार से उसके डैड उसे उस लड़की से मिलने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपनी डैड की बात नहीं मानता है। वो दोबारा जाकर के इजाबेल से मिलता है और आज की रात पानी पीने के बहाने से वो उसके घर में भी चला जाता है। दीवार के ऊपर ढेर सारे बीच की तस्वीर लगी हुई थी। जब डैरेन उन सभी तस्वीर को देखता है तब इजाबेल उसे बताती है कि उसे बीच के किनारे जाना बहुत पसंद है। डैरेन कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन बीच के किनारे जरूर लेके जाऊंगा। इन दोनों को साथ में डेट करते हुए लगभग 2 महीने हो गए थे और इसी वजह से ये दोनों बहुत करीब आ गए थे। आज की रात इजाबेल खुद को रोक नहीं पाती है, वो डैरेन को किस करने लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो डैरेन से दूर भागने लगती है और कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। यह सुन करके डैरेन कहता है कि क्या ठीक नहीं होगा, जब 2 लोग डेट करते हैं तो ये सब होते रहता है। मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम किस बात की है? अगर तुम्हारे लाइफ में कोई और लड़का है तो मुझे बता दो। लेकिन इजाबेल कुछ भी बता नहीं रही थी। वो डैरेन को सीधा बाहर जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन डैरेन कहता है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे जानना है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती हो। इन दोनों के बीच में बहसबाजी कुछ ज्यादा ही हो जाता है। इजाबेल खुद को रोक नहीं पाती है, वो डैरेन को सच्चाई बता देती है। वो अपने बालों को निकालने के बाद डैरेन को बताती है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है, मैं तुमसे ही नहीं बल्कि किसी से प्यार नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ 1 साल की मेहमान हूँ। अब ये सच्चाई मालूम चल जाने के बाद डैरेन को भी बहुत बुरा लगता है। उसे इजाबेल से प्यार तो हो गया था, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब उसे करना क्या है। उसके दोस्त लोग कहते हैं कि ये सब कुछ नेचर की गलती है, इसी की वजह से उसे तकलीफ हो रही है। इसी वजह से सभी दोस्त चिल्ला चिल्ला करके नेचर को गाली देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि घर जाने के बाद डैरेन अपने माइलस्टोन को देख रहा था। कई सालों की मेहनत उसकी आंखों के सामने थी। उसके डैड उससे कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हें एक दिन में नहीं मिला है, बल्कि तुमने एक एक दिन करके 1 साल तक मेहनत किया
किया है। अपने पिता की बातों को सुन करके उसके दिमाग पर कुछ तो असर जरूर पड़ता है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, वो एक बड़ा सा गुलदस्ता ले करके इजाबेल के पास पहुंच जाता है। उसको देख करके इजाबेल दरवाजा तो बंद कर लेती है, लेकिन इसके बाद डैरेन कहता है कि भले ही तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल का वक्त है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक एक दिन जीना चाहता हूँ। इन 1 सालों में मैं तुम्हारे साथ हर जगह घूमना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई पसंद नहीं है। इजाबेल भी उसकी बात मान करके दरवाजा खोल देती है और उससे कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। अब इसके बाद डैरेन अपने दोस्तों के साथ मिल करके पूरे 1 साल का माइलस्टोन मनाता है। इस 1 साल के माइलस्टोन में जिस दिन जिस चीज को करना था, डैरेन हर वो चीज इजाबेल के साथ करना चाहता था। पहले माइलस्टोन में वो नकली छपरी बन करके इजाबेल के साथ रो हाउस बुक करने के लिए जाता है, लेकिन दिखने में ही ये बच्चे लग रहे थे, तो इसलिए इनका ये मिशन फेल हो जाता है। जब इन्हें मालूम चलता है कि ये फंसने वाले हैं, तो ये दोनों दुम दबा करके यहाँ से भागते हैं। अगले माइलस्टोन में सभी दोस्त मिल करके इजाबेल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ तक कि वो इजाबेल को खुश करने के लिए उसका कॉलेज ग्रेजुएट भी करवाता है। इन सब से फुर्सत पाने के बाद वो इजाबेल के साथ उसका चेकअप करवाने के लिए भी जाया करता था। एक दिन डैरेन जब इजाबेल के लिए उसका पहला पेट लेकर के आता है, तब उस दिन इजाबेल डैरेन को लेकर के रोन नाम करके एक इंसान के पास जाती है। दरअसल रोन का एक स्टूडियो है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। इजाबेल डैरेन को इस स्टूडियो में लाने के बाद वो उसे एक रैप सॉन्ग गाने के लिए बोलती है। हालांकि डैरेन का कहना था कि उसने कभी भी ये नहीं किया, उसे रैप सॉन्ग नहीं आता है, लेकिन इजाबेल को पता है कि डैरेन के अंदर ये एक हिडन टैलेंट है। उसे रैपिंग तो आती है, लेकिन वो इस चीज को करना नहीं चाहता है। इसलिए इजाबेल उसे जबरन रैपिंग करवा रही थी ताकि वो अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट को पहचान सके। लेकिन जब वो रैप करना शुरू करता है तब वो काफी बकवास लग रहा था। उसके इस बकवास को सुन करके इजाबेल उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। वो डैरेन से कहती है कि तुम सच में एक रोबोट हो। तुम्हारे पिता जो तुम्हें सिखाते हैं तुम उसी चीज को सिर्फ करना चाहते हो। तुम्हें सिर्फ हर दिन सुबह उठने के बाद भागने आता है। डैरेन को भला बुरा बोलने के बाद इजाबेल स्टूडियो से बाहर चली जाती है, लेकिन यह सब सुन करके डैरेन को बुरा लगता है, इसलिए वो अपनी भड़ास रैपिंग स्टाइल में निकालता है। वो इजाबेल को जो कुछ भी बोल रहा था वो रैप के साथ गाना गा करके बोल रहा था। इस बीच डैरेन को इस बात का एहसास होता है कि यार सच में मैं तो काफी अच्छा रैप कर सकता हूँ। उसने आज तक जो कुछ भी अपनी लाइफ में किया था वो सब कुछ रैप में गा देता है। उसके इस रैपिंग सॉन्ग का एक कैसेट भी बन करके तैयार हो जाता है, जिसको वो जब चाहे तब सुन सकता था। फाइनली दोस्तों, अब उसके कैलेंडर में वो दिन भी आ जाता है जब वो इजाबेल को प्रपोज करने वाला था। वो इजाबेल को प्रपोज करने के लिए उसे नाव में बैठा करके तालाब में लेकर के जाता है। यहाँ पर वो रिंग निकाल करके इजाबेल को प्रपोज करता है, लेकिन इजाबेल कहती है कि ये सब करने की क्या जरूरत थी। तुम्हें अगर लगता है कि हम शादी करेंगे, हनीमून पर जाएंगे और बच्चे पैदा करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरी जिंदगी में खुशियाँ नहीं लिखी हुई है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तरह सब कुछ हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। डैरेन कहता है कि मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता था, मुझे लगा कि ये सब करने से तुम खुश हो जाओगी। खैर दोस्तों, अब अगले दिन सुबह में जब डैरेन जा करके अपने मेल बॉक्स को चेक करता है, तब उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजा गया लेटर मिलता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हम आपका एडमिशन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका नाम वेटिंग लिस्ट में जरूर रहेगा। इस चीज को पढ़ करके डैरेन थोड़ा नाराज तो होता है, क्योंकि वो वेटिंग लिस्ट में चला गया था, लेकिन ये बात वो अपने डैड को नहीं बताता है। खैर, अब वो दिन भी आ गया था जब वो इजाबेल को ले जा करके अपने परिवार वालों से मिलवाने वाला था, लेकिन उससे पहले वो जा करके इजाबेल का चेकअप करवाता है। इसके बाद वो घर चला जाता है और फिर कुछ समय के बाद इजाबेल फिल के साथ उसके घर पर आती है। जेवियर इन दोनों को अंदर बुलाता है और इनके साथ बैठ करके डिनर भी करता है। लोग काफी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, लेकिन बातों ही बातों में मैटर थोड़ा सीरियस हो जाता है। जेवियर कहता है कि मेरे बेटे का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला होने वाला है। हर साल 100 में से सिर्फ 6 बच्चे ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले पाते हैं, जिसको सुन इजाबेल कहती है कि आपको एक बार अपने बेटे से भी पूछना चाहिए कि आखिर वो करना क्या चाहता है। यह सुनकर के जेवियर कहता है कि जो मैं कहूँगा वही मेरा बेटा करेगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से वो अपने सारे गोल्स को भूल रहा है। आजकल जो उसे ठीक से करना चाहिए वो ठीक से कर नहीं पाता है, इसकी वजह सिर्फ तुम हो। यह सब कहते
देखते हुए जेवियर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मामला सीरियस हो गया था तो इसलिए फिल इजाबेल को लेकर के यहाँ से चली जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद डैरेन भी काफी गुस्सा था। गुस्से में आकर के वो अपने कैसेट को कूड़े में फेंक देता है। वो लगभग कई दिनों तक इजाबेल से नहीं मिलता है, बल्कि उसके डैड जो उसे कह रहे थे वो वही कर रहा था। एक दिन उसके डैड डैरेन को लेकर के प्रोफेसर के पास जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद जेवियर को मालूम चलता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर आया था और डैरेन को दाखिला नहीं मिला है, बल्कि वो वेटिंग लिस्ट में है। यह सुनकर के जेवियर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये बात अभी तक उसे नहीं पता थी। उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा थे और वो बगल में बैठ करके इजाबेल के बारे में सोचे जा रहा था। प्रोफेसर के बातों का जवाब देने के बदले में वो इजाबेल के ख्यालों में डूबा हुआ था, इसलिए वो प्रोफेसर के सवालों के सही जवाब भी नहीं दे पाता है। जेवियर आया था बात करने के लिए, लेकिन डैरेन बात नहीं करता है। वो चुपचाप घर पर आ जाता है। लेकिन अब घर आने के बाद डैरेन और उसके पिता के बीच में बहसबाजी होने लगती है। इस बीच उसके पिता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। डैरेन जा करके उस बोर्ड को तोड़ देता है जिस पर उसके सारे लाइफ के माइलस्टोन लिखे गए थे। उसे इस बोर्ड से नफरत हो गया था, वो इसे देखना भी नहीं चाहता था। गुस्से में जेवियर उसके ऊपर हाथ उठाने वाला था, लेकिन तभी डैरेन की माँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से मामला थोड़ा शांत होता है और फिर डैरेन अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह में डैरेन इजाबेल के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ आया हूँ। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। उसकी बातों को सुन करके इजाबेल भी उसके करीब आ जाती है। इसके बाद डैरेन अपने दोस्त से उसकी गाड़ी उधार मांगता है और इजाबेल को लेकर के लॉन्ग ड्राइव पर जाता है। वो इजाबेल को लेकर के कहीं दूर जा रहा था। हालांकि इसके बारे में इजाबेल उससे पूछती भी है, जिस पर डैरेन कहता है कि खुद चल करके देख लेना। इस लॉन्ग ड्राइव में ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं और बिग सोन का एक कॉन्सर्ट भी था, उसमें भी ये दोनों साथ में जाते हैं। यहाँ पर काफी पब्लिक इकट्ठा हुई थी। इस बीच इजाबेल डैरेन को उसका कैसेट निकाल करके उसे देती है और उससे कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ले जा करके बिग सोन को दो। अगर उसने तुम्हारा रैप सॉन्ग सुना तो वो दीवाना हो जाएगा। इतना कहने के बाद इजाबेल जा करके उस बॉडीगार्ड का ध्यान भटकाती है और फिर डैरेन को वीआईपी पास के जरिए अंदर जाने का मौका मिल जाता है। बिग सोन जब उसके करीब आकर के खड़ा था तब डैरेन घबराने लगता है, क्योंकि वो बिग सोन का फैन तो था, लेकिन उसने कभी उससे मिला नहीं। जब वो अपना कैसेट निकाल करके उसे देने वाला था तो उसी वक्त यहाँ बॉडीगार्ड आ जाता है। इसके बाद उसे मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि बिग सोन यहाँ से चला जाता है। इजाबेल दूर खड़ी होकर के सब कुछ देख रही थी। उसे तो सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी डैरेन झूठ बोलता है। वो कहता है कि मैंने उसके बॉडीगार्ड को कैसेट दे दिया है। यह सुनकर के इजाबेल को बुरा लगता है, क्योंकि वो उससे झूठ बोल रहा था। अब अगले दिन सुबह में जब इजाबेल की आंख खुली तब वो अपनी माँ को देखती है। अचानक से माँ को देखने के बाद वो डैरेन से पूछती है कि तुम मुझे यहाँ लेकर के क्यों आए। डैरेन कहता है कि वो तुम्हारी माँ है, तुम्हें एक बार जा करके उनसे बात करनी चाहिए। डैरेन की बात मान करके इजाबेल अपनी माँ से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी माँ इजाबेल को देख करके काफी हैरान हो जाती हैं। लेकिन जब इजाबेल अपनी माँ की बेटी को देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अब जाकर के इजाबेल को मालूम चलता है कि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है। अब जाकर के इजाबेल को समझ में आता है कि इसी वजह से उसकी माँ उससे मिलने नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी माँ अपनी नई शादी को बचाना चाहती थी। यह सब कुछ सोच करके इजाबेल बहुत गुस्सा हो जाती है और ये गुस्सा वो डैरेन के ऊपर निकालने लगती है, क्योंकि डैरेन की वजह से ही वो यहाँ पर आई और ये सच्चाई उसे मालूम चला। हालांकि डैरेन उससे माफी मांगता है, लेकिन तभी वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को अपने घर में पाती है। घर में हम डॉक्टर को देखते हैं, जो इजाबेल की रिपोर्ट को देख करके इन्हें बताते हैं कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसके बाद डैरेन इजाबेल के साथ उसके घर रहने लगता है और उसकी देखभाल करने लगता है। एक दिन डैरेन की माँ उससे मिलने के लिए इजाबेल के घर पर आ जाती हैं। जब सभी लोग काफी खुश थे तो उसी वक्त अचानक से इजाबेल की तबीयत खराब हो जाती है। उसके मुंह से खून निकल रहा था, इसलिए ये लोग फौरन उसे लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां डॉक्टर का कहना था कि हम उसे दवाइयां तो दे देते हैं, लेकिन उसके हालत में सुधार नहीं होने वाला है। ट्यूमर उसके शरीर में फैल चुका है, इसी वजह से उसके सारे ऑर्गन्स खराब हो गए हैं। यह सुन करके डैरेन बहुत गुस्सा हो जाता है। उसकी माँ उसे शांत कराती है और उससे कहती है कि तुम जो कर सकते थे तुमने वो सब कुछ किया, अब इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इजाबेल का ख्याल रखने के लिए अब डैरेन उसके साथ उसके घर पर ही रहने लगता है। एक दिन
दिन जब वो घर पर था तब इजाबेल से मिलने के लिए उसकी माँ आती है। माँ से मुलाकात करने के बाद इजाबेल काफी इमोशनल हो जाती है। इधर हमें जेवियर को दिखाया जाता है। उन्हें भी अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी, तो इसलिए उसे याद करते हुए वो उसके कमरे में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें कूड़े में वो कैसेट मिलता है जिसमें डैरेन ने वो रैप वाला गाना गाया था। उस गाने को सुनने के बाद जेवियर भी काफी खुश हो जाता है। इजाबेल को पता था कि उसका दिन नजदीक आ रहा है, इसलिए वो मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश पूरा करना चाहती थी, और वो उसकी ख्वाहिश नहीं थी बल्कि डैरेन की ख्वाहिश थी, लेकिन वो उसे पूरा करना चाहती थी। मरने से पहले वो डैरेन से शादी करना चाहती थी। इसके बाद दोस्तों ये दोनों शादी करते हैं और इनकी जो आखिरी ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो जाती है। एक दिन रात में इजाबेल डैरेन से कहती है कि तुमने मुझे जो खुशी दी वो मुझे कभी नहीं मिलता, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। इतना कहने के बाद इजाबेल अपनी आंखों को बंद कर लेती है। दरअसल इजाबेल के मरने का दिन आ गया था। उसकी मौत हो जाने के बाद डैरेन पूरी रात रोता है। अगले दिन सुबह में वो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए अकेले ही चर्च में जाता है। हालांकि आज उसके डैड उसके पास थे, जो उसके पास बैठ करके उससे माफी मांगते हैं। डैरेन भी अपने पिता को गले लगाने के बाद रोने लगता है। अब इजाबेल की मौत हो जाने के बाद डैरेन के पास सिर्फ उसके दोस्त थे और उसका परिवार था। वो फिर से अपने दोस्त सैम की गाड़ी उधार मांगता है और कहीं दूर जाता है अपने करियर पर काम करने के लिए। लेकिन इजाबेल को भूल पाना डैरेन के लिए आसान काम नहीं था। खैर दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।